आज का हमारा टॉपिक है राजपूताना में मराठा हस्तक्षेप के कारण और परिणाम। राजपूत और मराठों के संबंध का सिलसिला शिवाजी के अभ्युदय के समय से ही शुरू हो गया था, परंतु यह संबंध सीधा नहीं था। शिवाजी बीजापुर और मुगल साम्राज्य की क्षति पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और राजपूत शासक मुगलों की तरफ से शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करके उनकी शक्ति को कुचलने के लिए कटिबद्ध थे। अतः दोनों पक्षों में मैत्रीपूर्ण संबंधों की संभावनाएं बहुत कम थी। संभाजी की मृत्यु से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक मराठा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगलों से निरंतर संघर्ष करते रहे और इस अवधि में राजपूत राजा भी मुगलों की तरफ से मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ते रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में घटनाएं इतनी तेजी के साथ बदलती गई कि राजनीतिक शक्तियों के संबंध भी परिस्थितियों में स्वार्थों के अनुसार बनने और बिगड़ने लगे। राजपूत मराठा संबंध भी उसी प्रकार से समय समय पर परिवर्तित होते रहे। मुगलों की कैद से शाहू की रिहाई और उसका महाराष्ट्र में पहुंचना मराठों के लिए गृह युद्ध का कारण बन गया था। साहू और उसकी चाची ताराबाई के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया और इस अवधि में मराठों को मुगल प्रांतों या राजपूत राज्यों की तरफ ध्यान देने का कोई समय नहीं मिल पाया। फिर भी कुछ मराठा सेनानायक नर्मदा नदी को पार करके मार्ग में अव्यवस्था फैलाते हुए मंदसौर के निकट मेवाड़ में प्रवेश कर लूट खसोट करने में सफल रहे। यह घटना राजपूत राज्यों के लिए मराठों की ओर से भावी खतरे की पहली चेतावनी थी। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने इसको गंभीरता से भी लिया, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। राजपूताना में मराठों के आक्रमण के कुछ कारण थे जो इस प्रकार है। पहला कारण था मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव। अकबर से लेके औरंगजेब के शासनकाल तक राजपूत राजाओं ने मुगल सेना नायकों के रूप में अनेक युद्ध लड़े और सफलताएं भी प्राप्त की। मुगल बादशाहों ने उन्हें नियंत्रण और अनुशासन में बनाए रखा और यही कारण है कि इस अवधि में न तो उत्तराधिकार की बात को लेकर किसी राज्य में युद्ध हुआ और न ही विस्तारवादी नीति के कारण किसी राजपूत राज्य को दूसरे राजपूत राज्य के आक्रमण का शिकार बनना पड़ा। परंतु अब मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव होते ही राजपूत राज्यों पर नियंत्रण रखने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं रही जो इन पारस्परिक युद्धों को रोक सके। मुगल मनसबदारों के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो जाने से अब राजपूत राजाओं में भूमि की भूख भी बढ़ गई, जिससे आपसी कलह के बीच बो दिए। आपसी संघर्ष में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मराठों से सैनिक सहयोग को खरीदना शुरू कर दिया। इससे उनकी सैनिक निर्बलता उजागर हो गई और मराठों के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया। दूसरा कारण मराठों की विस्तारवादी नीति। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह बादशाह बना, परंतु सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियार उसे सिंहासन से हटाकर सम्राट बन गया, किंतु कुछ ही समय बाद फर्रुखसियार और सैयदों के संबंध बिगड़ गए। फरवरी 1719 में सैयद हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर ली और मराठों की सहायता से फर्रुखसियार को सिंहासन से हटाकर दूसरे शहजादे को सिंहासन पर बैठा दिया। सैयदों की सहायता के लिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ सेना सहित स्वयं दिल्ली गया था। मराठों की दिल्ली यात्रा ने मराठों की विस्तारवादी नीति को प्रोत्साहन दिया। मुगल सरदारों की दलबंदी षड्यंत्रों से मराठों को यह विश्वास हो गया कि मुगल साम्राज्य अब मृतप्राय रहा है और उत्तर भारत में मराठा शक्ति का प्रसार संभव है। स्वाभाविक है कि दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाले मार्ग में स्थित राजपूत राज्यों पर भी मराठे अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेंगे, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उनमें आपसी एकता का अभाव था।
तीसरा कारण था बाजीराव की उत्तर की ओर प्रसार की नीति। बालाजी विश्वनाथ के बाद छत्रपति साहू ने उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव को पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया था। बाजीराव एक साहसी सैनिक, रणकुशल सेनानायक और कूटनीति में दक्ष था। वह साम्राज्यवादी नीति का पोषक था और वह दुर्बल मुगल साम्राज्य पर प्रहार करके उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। बाजीराव की उत्तर की ओर मराठा प्रसार नीति ने राजपूतों और मराठों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। चौथा कारण था मराठों की धन लोलुपता। राजपूताना में मराठों के आक्रमण का एक कारण उनकी धन लोलुपता थी। 1707 में जब शाहू मराठों का छत्रपति बना तो उसकी आर्थिक दृष्टि बहुत निम्न थी। बालाजी विश्वनाथ ने इधर उधर से ऋण लेकर सेना का गठन किया। विद्रोही सामंतों और ताराबाई का दमन कर साहू ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अतः साहू ने पेशवा बाजीराव को गुजरात और मालवा से चौथ और सरदेशमुख वसूल करने के आदेश दिए। जब इससे भी काम नहीं चला तो उसने मुगल साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राजपूत राज्यों से भी चौथ वसूली का सिलसिला जो था वो शुरू किया। बाजीराव के सैनिक अभियानों से पेशवा का खजाना भी खाली हो गया था। स्वयं बाजीराव लगभग 14 लाख रुपए का कर्ज छोड़ गया था। अतः पेशवा बालाजी बाजीराव को जहां भी धन की आशा दिखाई देती, उसने उसी तरफ सैनिक अभियान करने शुरू कर दिए। इस संबंध में राजपूत राज्यों के साथ पुराने मैत्री संबंधों का भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। पेशवा के सरदार होलकर और सिंधिया तथा अन्य मराठा सरदार भोसले, पवार, गायकवाड़ आदि ने भी अपने अपने लिए धन एकत्रित करने के मामले में जो है पेशवा के आदेशों के उल्लंघना करने लगे और लूटमार कर राजपूत राज्यों की तरफ आगे बढ़ने लगे। मराठों के राजपूताना में हस्तक्षेप का एक अन्य कारण राजपूतों की सैनिक दुर्बलता थी। मुगल सेना से वंचित हो जाने से राजपूत राज्यों पर दोहरा प्रभाव पड़ा था। एक तो उनकी आय के स्रोत कम हो गए और दूसरा मुगल सेना का सहयोग मिलना भी उन्हें बंद हो गया। अब अपने सीमित साधनों के सहारे न तो वह अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे पा रहे थे और न ही सेना की सहायता के लिए तोपखाने और अन्य हथियारों की व्यवस्था कर पा रहे थे। उनका गुप्तचर विभाग भी जो था बहुत निम्न स्तर का हो गया था। मराठों की गतिविधियों के बारे में भी उन्हें जानकारी जब मिल पाती थी जब उनके राज्यों के दूर प्रदेशों में मराठे लूटमार करके वापस लौट जाते थे। राजपूत राजाओं की अश्वारोही सेना भी मराठों की तुलना में काफी कम गतिशील थी। इन सब दोषों के कारण राजपूत राजाओं की सेनाएं मराठों का सामना करने या उन्हें पराजित करने में सक्षम नहीं थी। मराठे राजपूतों की इन कमजोरियों से परिचित हो गए थे और उन्होंने लूट खसोट करना, आक्रमण करना और राजाओं से धन वसूल करना आरंभ कर दिया था। मराठों के प्रवेश के एक अन्य कारण राजपूत राज्यों का आपसी संघर्ष भी था। राजस्थान में एक के बाद एक करके आपसी संघर्ष के 3 केंद्र बन गए थे। ये थे बूंदी, जयपुर और जोधपुर और इनके मध्य संघर्ष का मूल कारण सिंहासन के लिए 2 उम्मीदवारों का आपसी झगड़ा था। प्रत्येक उम्मीदवार को उसके मित्रों और पड़ोसियों ने सहयोग दिया था। कभी कभी तीनों ही संघर्ष एक ही संघर्ष में परिवर्तित हो जाते थे। उदयपुर का राणा कभी बूंदी का कभी जयपुर के संघर्ष में भाग लेता था। प्राय बाहर से भी, विशेषकर मराठों से भी सहयोग जो था वो मांगा जाता था और इस सहयोग के बदले उन्हें भारी धनराशि का आश्वासन भी दिया जाता था। परिणाम स्वरूप मराठा सरदार प्रतिस्पर्धी राजपूत उम्मीदवारों का पक्ष लेते रहे।
क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद ही विवाद हल हो पाता था, इसलिए विजेता उम्मीदवार भी उतना ही बर्बाद हो जाता था जितना कि पराजित उम्मीदवार। परंतु मराठे हमेशा लाभ में रहते थे। मूल बात ये थी कि राजपूताना में मराठों का प्रवेश पहले तो भाड़े के साथी के रूप में हुआ और बाद में चौथ वसूलने वाले और लूटमार करने वालों के रूप में इसका संघर्ष आरंभ हुआ। राजपूताना में मराठों के कुछ प्रमुख आक्रमण। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष और मराठा। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही जयपुर सिंहासन के लिए उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की बहन को इस शर्त पर विवाह किया था कि उससे उत्पन्न पुत्र जय सिंह के अन्य बड़े पुत्रों के स्थान पर उनका उत्तराधिकारी बनेगा। इस विवाह के फलस्वरूप माधो सिंह का जन्म हुआ। जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठा। इस पर माधो सिंह ने उससे राज्य के आधे हिस्से की मांग की, लेकिन ईश्वर सिंह ने इसे ठुकरा दिया। माधो सिंह को अपने मामा राणा जगत सिंह का पूरा समर्थन प्राप्त था। उसी की सलाह पर उसने मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त कर ली और इसके लिए 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। इधर ईश्वर सिंह ने भी राणोजी सिंधिया का समर्थन प्राप्त कर लिया। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने मेवाड़ की सहायता से जयपुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु ईश्वरी सिंह ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया। मार्च 1747 में दोनों भाइयों के मध्य एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी रहा। इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से भाग ले रहे मराठों को लूट का काफी धन मिला। पेशवा अभी तक ईश्वरी सिंह के पक्ष में था, परंतु जब माधो सिंह ने उसे 15 लाख रुपए देने का वायदा किया तो वह खुले रूप से माधो सिंह का पक्ष लेने लगा। मई 1748 में पेशवा खुद राजस्थान आया और उसने दोनों भाइयों के बीच समझौता करवा दिया। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को राज्य के 4 जिले देना स्वीकार किया। पेशवा दोनों भाइयों से भारी नजराना लेकर वापस लौट गया और पेशवा के लौटते ही ईश्वरी सिंह ने अपने भाई को 4 जिले देना अस्वीकार कर दिया। इस पर माधो सिंह ने होलकर और बूंदी के उमेद सिंह और कोटा के दुर्जन साल और मेवाड़ की सहायता से जुलाई 1748 में बलपूर्वक मालपुरा, टोडा और टोंक पर अधिकार कर लिया। ईश्वरी सिंह सेना सहित आगे बढ़ा। इस अवसर पर सूरजमल जाट ने उसको सैनिक सहायता दी। अगस्त 1748 में बगरू नामक स्थान पर दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ, जो कि 6 दिन तक चला। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। उसे उमेद सिंह को बूंदी का राज्य वापस देने, माधो सिंह को जयपुर राज्य के 5 जिले देने और मल्हार राव होलकर को एक बड़ी धनराशि देने का वचन देने पर विवश होने पड़ा। 23 अक्टूबर 1748 को बुद्ध सिंह का बेटा उमेद सिंह बूंदी के सिंहासन पर बैठा। बगरू के युद्ध के बाद लगभग 2 वर्षों तक सिंधिया और होलकर दक्षिण में रहे और उनके प्रतिनिधियों ने ईश्वर सिंह से रुपयों की मांग की, लेकिन ईश्वर सिंह उन्हें लगातार टालता रहा। परंतु ऋण के भार से दबा हुआ पेशवा जयपुर से रुपए प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, अतः उसने सिंधिया और होलकर को जयपुर से रुपया वसूल करने का आदेश दिया। नवंबर 1750 ईस्वी में होलकर और गंगाधर तात्या ने मुकुंद दरा के मार्ग से जयपुर की तरफ कूच किया। ईश्वर सिंह के अधिकारियों ने मार्ग में मल्हार राव होलकर को 2 लाख रुपया भेंट किया, परंतु होलकर ने इतने कम रुपयों के लिए उसकी आलोचना की और अपना कूच जारी रखा। जब वह जयपुर से 22 किलोमीटर दूर था तो ईश्वर सिंह घबरा गया और निराशा के क्षण में उसने 12 दिसंबर 1750 को आत्महत्या कर ली। अब होलकर ने माधो सिंह को आमंत्रित किया और जनवरी 1751 को उसे जयपुर की गद्दी पर बिठा दिया। 6 जनवरी को जयप्पा सिंधिया भी जयपुर पहुंच गया। अब मराठों ने माधो सिंह से हिसाब किताब की बातचीत शुरू की। ईश्वरी सिंह के समय की भी कुछ रकम बकाया थी। माधो सिंह को राज सिंहासन पर बैठाने की सहायता दी
उसके लिए भी उन्होंने नई धनराशि की मांग की। पेशवा का भी बकाया था। माधो सिंह ने 10 लाख रुपया मराठों को नजर दिया, परंतु मराठों की मांग और बढ़ गई। अब उन्होंने जयपुर राज्य के 1/3 भाग की मांग की। मराठों की ये बात माधो सिंह और उसके साथियों को बहुत अखरी। माधो सिंह ने मराठा सेना नायकों को समाप्त करके उनसे मुक्ति पाने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कुछ षड्यंत्र भी रचे, लेकिन वे सभी विफल रहे। जनवरी 1751 में उसे फिर मौका मिला। उस दिन लगभग 4-5 हजार मराठा सैनिकों ने जयपुर के कलात्मक मंदिरों और बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। माधो सिंह ने कूट तरीका अपनाया। दोपहर को उसने अपने नगर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। केवल 17 मराठा सैनिक नगर के परकोटे से कूद अपने प्राण बचा पाए, परंतु उन्हें भी अपने हाथ पैर तोड़वाने पड़े। मराठों की समस्त संपत्ति लूट ली गई। राजधानी के बाहर भी छुटपुट मराठों को मौत के घाट उतार दिया गया। अपर्याप्त सेना होने के कारण मराठा सेना नायकों ने इस समय बदला लेना उचित नहीं समझा। इस समय दिल्ली के वजीर का और रोहिले अफगानों के बीच भी युद्ध चल रहा था। उसका प्रतिनिधि राजा राम नारायण इस समय मराठा शिविर में उपस्थित था और वजीर की सहायता के लिए चलने पर दबाव डाल रहा था। वजीर ने मराठों को इस समय सहायता देने के लिए 50 लाख रुपए देने का आकर्षक प्रस्ताव रखा। इधर माधो सिंह से निकट भविष्य में कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। अतः फरवरी 1751 के आरंभ में मराठों ने आगरा की तरफ कूच किया, लेकिन माधो सिंह की कारगुजारी से राजपूत और मराठों के बीच पारस्परिक अविश्वास और घृणा का बीजारोपण हो गया था। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर दोनों के लिए घातक सिद्ध हुई। माधो सिंह ने सिंहासन पर बैठाने के लिए मराठों को 10 लाख रुपए देने का वचन दिया था। लगभग 4000 मराठों की हत्या करने और उनकी संपत्ति लूटने के लिए उस पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना थोपा गया। नवंबर 1753 में पेशवा के भाई रघुनाथ राव के जयपुर की तरफ आने पर 1.5 लाख रुपए नजराने का और जोड़ दिया गया। अप्रैल 1755 में जयपुर राज्य ने जयप्पा सिंधिया को 7,35,074 रुपए नकद और 3 लाख की हुंडियां साहूकारों के नाम लिखकर दे दी। फिर भी 6,14,926 रुपया देना बाकी रह गया। जुलाई 1755 में जयप्पा सिंधिया की मृत्यु के बाद माधो सिंह ने अपने सेनापति अनुरुद्ध सिंह को मराठों के विरुद्ध भेजा, किंतु वह परास्त हो गया और बंदी बना लिया गया। अब उसकी मुक्ति के लिए माधो सिंह को 5 लाख रुपए देने का फिर से वायदा करना पड़ा। 1757 में रघुनाथ राव ने जयपुर आकर बकाया रुपयों की मांग की, परंतु माधो सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब मराठों ने बरवाड़ा पर अधिकार कर लिया। जयपुर के मंत्री कहनीराम ने बकाया रकम चुकाने का वचन दिया, परंतु रघुराव ने 40 लाख रुपए नकद और जयपुर के कुछ इलाकों की मांग की, जिसे माधो सिंह ने ठुकरा दिया। 3 माह की लड़ाई के बाद रघुनाथ राव ने 11 लाख रुपयों पर समझौता कर लिया, जिनमें 6 लाख रुपया दे दिया गया और 5 लाख रुपए की रकम बकाया रकम में जोड़ दी गई। सितंबर 1758 में जनकोजी सिंधिया ने 36 लाख रुपए जुर्माना थोप दिया। मराठों के हिसाब से माधो सिंह से कुल मिलाकर 55,14,926 रुपए वसूल करना बाकी रह गया था। जुलाई 1759 में पेशवा ने राजपूत राज्यों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए मल्हार राव होलकर को सख्त हिदायत देकर भेजा। वह अक्टूबर 1559 को जयपुर पहुंचा। माधो सिंह ने दुर्ग बंदी से सुसज्जित जयपुर नगर में रहकर बहादुरी के साथ मराठों की घेराबंदी का सामना किया। चूंकि वह अहमद शाह दुरानी के संपर्क में था, अतः उसे विश्वास था कि दुरानी के भारत में प्रवेश करते ही मराठों को वहां से हटना ही पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ। 2 जनवरी 1760 को मल्हार को घेरा उठाना पड़ा।
दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। आगामी 1 वर्ष तक मराठों का सितारा अस्त रहा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। माधो सिंह को मराठों से मुक्ति मिल गई और अन्य राजपूत राजाओं को भी मराठों की पराजय से खुशी हुई। जोधपुर राज्य और मराठी। 1724 से 1740 तक जोधपुर राज्य पर महाराजा अभय सिंह का शासन रहा। उसका भाई बखत सिंह जो नागौर का शासक था, अभय सिंह को हटाने के लिए अवसर की ताक में रहा करता था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अप्रैल 1735 को राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने मेड़ता शहर को लूटा और दुर्ग का घेरा डाल दिया, परंतु राठौड़ों ने जबरदस्त संघर्ष करने के बाद मराठों को वहां से खदेड़ दिया। इस पर पेशवा ने उन दोनों को वापस बुला लिया। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका लड़का राम सिंह जोधपुर का शासक बना। नवंबर 1750 में भगत सिंह ने उसे पराजित कर जोधपुर का राज्य हस्ता लिया। परास्त राम सिंह जयपुर भाग गया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। इधर 1752 में भगत सिंह ने अजमेर को जीत लिया। इससे मराठे नाराज हो गए क्योंकि वे अजमेर को अपने अधिकार में रखना चाहते थे। जयप्पा सिंधिया ने राम सिंह को सहायता देने का आश्वासन दिया। जब वह निजाम के पुत्र गाजिउद्दीन को लेकर दिल्ली जा रहा था तो 1752 में वह राजस्थान आया और राम सिंह से की प्रार्थना पर कुछ मराठे सैनिक भगत सिंह पर आक्रमण करने के लिए भिजवा दिए, जिन्हें भगत सिंह ने मार भगाया। चूंकि सिंधिया को दक्षिण जाना था, अतः इस समय उसने झगड़े को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। सितंबर 1752 में भगत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका लड़का विजय सिंह जोधपुर का शासक बना। राम सिंह ने मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास जो था वो लगभग जारी रखा। 1754 में रघुनाथ राव ने जयप्पा सिंधिया को राम सिंह की सहायता के लिए जय सिंह के विरुद्ध भेजा। राम सिंह भी अपने समर्थक सरदारों के सैनिक दस्तों के साथ जयप्पा के संग ही चला। सितंबर 1754 को मेड़ता के निकट जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह पूरी तरह पराजित हुआ और विजय सिंह ने नागौर के दुर्ग में शरण ली। जयप्पा ने तत्काल नागौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। मराठों की सख्त नाकेबंदी के कारण दुर्ग में गिरे विजय सिंह और उनके सैनिकों का जीवन विषम हो गया। रसद की सामग्री कम हो गई। पेयजल का संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ। फिर भी विजय सिंह बहादुरी के साथ डटा रहा, परंतु जयप्पा के सैनिक समूचे राज्य में तबाही मचा रहे थे। अजमेर और जालोर जैसे स्थानों पर मराठों ने अपना अधिकार जमा लिया था। जोधपुर नगर पर भी मराठों ने आक्रमण किया। मराठों की इन कार्रवाइयों का अभिप्राय विजय सिंह को घुटने टेकने के लिए विवश करना था, परंतु विजय सिंह भी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की भांति सिंधिया से नियमित वार्ता उसने जारी रखी। अंत में जयप्पा के अभिमानी और अपमानपूर्ण व्यवहार से चिढ़कर विजय सिंह ने उसे धोखे से मरवाने का निश्चय किया। जुलाई 1755 को मराठा शिविर में ही स्नान करते हुए जयप्पा को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इससे राजपूतों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। जयप्पा के भाई दत्ता जी ने तत्काल स्थिति को संभाल लिया और घेराबंदी को जारी रखा। विजय सिंह ने मराठों के विरुद्ध मुगल बादशाह, जाटों, रुहेलों और अन्य राजपूत राजाओं से सहायता प्राप्त करने का अथक प्रयास किया, परंतु कहीं से उसे सहायता नहीं मिली। अंत में विवश होकर विजय सिंह ने मराठों की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। शर्तों के अनुसार उसे अजमेर का दुर्ग और सूबा मराठों को सौंपना पड़ा। 50 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे देने पड़े। 25 लाख की पहली किस्त पहले वर्ष में और शेष रकम 2 वार्षिक किस्तों में जालोर का नगर और आधा मारवाड़ राम सिंह को देने का वचन देना पड़ा। संधि के बाद दत्ता जी वापस लौट गए, परंतु विजय सिंह को अब यह भय सताने लगा कि कहीं राम सिंह उसे पद से न हटा दे। अतः उसने राम सिंह को दिए गए परगनों को वापस लेने का प्रयास किया, परंतु मराठों के दबाव के कारण उसे सफलता नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ
पेशवा की तरह उसके सरदार भी ऋण से दबे जा रहे थे और इसे चुकाने के लिए राजपूत राज्य उन्हें दिखाई दे रहे थे। अतः वे इन राज्यों से अधिक धन वसूल करने के लिए उत्सुक थे और प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने इन राज्यों पर आक्रमण करते थे। राजपूत राजाओं ने समय समय पर जो धन देने का वायदा किया उसे वे स्वेच्छा से देने को तैयार नहीं थे, इसलिए मराठों को उनकी वसूली के लिए सैनिक दबाव डालना आना पड़ता था। दिन प्रतिदिन राजपूत शासकों की बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थितियों के कारण मराठों के लिए इस प्रकार की नीति को अपनाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। राजस्थान में मराठा आक्रमणों के परिणाम। राजपूताना में मराठों के आक्रमण के परिणाम इस प्रकार थे। राजपूत राज्यों पर मराठा प्रभुत्व की स्थापना। जयपुर बूंदी संघर्ष के दौरान राजस्थान में मराठों का प्रवेश एक आक्रमणकारी की अपेक्षा एक भाड़े पर लिए हुए सैनिक सहयोगी के रूप में हुआ था। बाद में जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में उनका प्रवेश किसी न किसी पक्ष के सहयोगी के रूप में हुआ था, परंतु जब विजयी पक्ष अपने वायदों के अनुसार मराठों को धन नहीं चुका पाए, तब मराठों की सैनिक शक्ति द्वारा धन वसूल करने का मार्ग अपनाना पड़ा। इसके बाद वे राजपूत राज्यों से नियमित रूप से चौथ अथवा खिराज के रूप में धन वसूल करने लगे। इस कार्य के लिए राजपूत राज्यों में उन्होंने अपने अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी थी। ये अधिकारी समय समय पर राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते रहते थे। इस प्रकार जैसलमेर और बीकानेर के अलावा अन्य सभी छोटे बड़े राजपूत राज्यों पर मराठों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया था। दूसरा परिणाम आर्थिक दुर्दशा थी। राजस्थान की भूमि पहले से ही अधिक उपजाऊ नहीं थी और यहाँ व्यापार भी नगण्य ही था, लेकिन मराठों के निरंतर आक्रमण, उनकी लूटमार और राजाओं और उनके सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। मुगलों के पतन के बाद राजपूत राजाओं और उनके सरदारों के आय के स्रोत वैसे ही कम हो गए थे। ऐसे में मराठों की निरंतर बढ़ती हुई और कभी न समाप्त होने वाली आर्थिक मांगों के कारण राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। तीसरा प्रभाव, सैनिक शक्ति का पराभव। राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष और एक के बाद एक उत्तराधिकार संघर्षों ने राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति को निर्बल बना दिया था। इन संघर्षों में हजारों राजपूत सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। दिन प्रतिदिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वे अपनी सेना को पुनर्संगठित करने, आधुनिक अस्त्र शस्त्र और उच्च कोटि के घोड़ों की खरीद करने की लायक स्थिति में नहीं थे। राज्यों में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो गया था। उनकी इस स्थिति का मराठों ने और बाद में अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया था। मराठों का राजपूतों के सहयोग से वंचित होना। मराठे अपनी सैनिक शक्ति के बल पर राजपूत राज्यों पर एक पक्षीय ढंग से खिराज, नजराना, चौथ, जुर्माना आदि की रकमें थोपते गए और समय समय पर धावे बोलकर धन वसूल भी करते गए। चूंकि राजपूत राजाओं में उनसे मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी, अतः वह चुपचाप रहते, परंतु मन ही मन वे मराठों के घोर शत्रु बन गए। राजपूताना की आम जनता भी उन्हें लुटेरे जैसे घृणित शब्दों से संबोधित करने लगी। जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तब राजपूत शासकों ने उनका साथ नहीं दिया और जब उन्हें मराठों की पराजय का समाचार मिला तो सभी राज्यों में हर्ष व्याप्त हो गया था। राजपूतों को अंग्रेजी संरक्षण में धकेलना। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हो गए थे, परंतु कुछ ही वर्षों बाद होलकर और सिंधिया ने राजपूत राज्यों पर पुनः अपनी चढ़ाई
कर दी थी और बकाया धनराशि वसूल करने के लिए लूट खसोट शुरू कर दी। उनके इस प्रकार के व्यवहार से राजपूत राज्यों को अत्यधिक अपमानजनक स्थिति में धकेल दिया। वे उनके विरुद्ध नवोदित ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता और संरक्षण की मांग करने लगे और अंत में काफी समय बाद अंग्रेजों ने उन्हें संरक्षण देना स्वीकार कर लिया। तभी उन्हें मराठा आतंक से मुक्ति मिल पाई और इस तरह राजपूताना में मराठों का हस्तक्षेप कम हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया।